यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विजन एस के यहाँ पर टेस्ट नंबर 26 है, 26 और फुल लेंथ के हिसाब से यहाँ पर तीसरा पेपर होगा। ठीक है, तो इसका हम लोग यहाँ पर पार्ट 1 देख चुके थे। पार्ट 1 कहने का मतलब है हम लोग ने 50% क्वेश्चन ऐसे कवर कर लिए थे। 48 या 50 क्वेश्चन तक हम लोग ने देखे थे, और इसके आगे से हम लोग यहाँ से आज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो भी बचा होगा है ना वो देखेंगे। और यहाँ से एक बात कि यहाँ पर देखो, जो भी टेस्ट हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, देखो ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्रीलिम्स तक आते आते आप यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो पूरी। ठीक है, एक तो ये, और मैं आपको चला रहा हूँ जो डेली टारगेट है ना, डेली टारगेट जैसे आपको रोज टारगेट मिलता है मॉर्निंग में 9 बजे, उसके आपको टॉपिक पढ़ने होते हैं, रिवीजन करना होता है। ठीक है, उसके बाद आप एमसीक्यूज को सॉल्व कराता हूँ मैं, वो आप सॉल्व करो तो आपको क्या होता है कि सिस्टमेटिक से आपका पूरे टॉपिक अच्छे से खत्म होते जाएंगे, कोई टॉपिक आपका बीच से छूटेगा नहीं, जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। ऐसे आप कहीं से भी कुछ कर रहे हो तो यहाँ से क्या होता है, टॉपिक हम लोग के छूटते जाते हैं, है ना। तो वहाँ से टॉपिक एक भी नहीं छूटेंगे। आप देख सकते हो डेली टारगेट रोज कराते हैं। अभी मैंने कुछ देर पहले अपलोड भी किया है डेली टारगेट का कल का एमसीक्यूज, वो भी देख सकते हो। काफ़ी अच्छे जो पैटर्न पे यहाँ पर कराया जाता है ना। देख सकते हो एकदम फ्री है, कोई चार्जेस नहीं देना है, जुड़ सकते हो उससे भी। ठीक है, डेली मॉर्निंग में, और करीब 11-12 बजे आपको उसका एमसीक्यूज भी आता है, वो भी देख सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ से आगे आते हैं। कुछ डाउट रहेगा तो पूछ भी सकते हो, कुछ पूछना होगा आपको तो जुड़ के पूछ सकते हो टेलीग्राम से। ठीक है, हम लोग ने 48 तक कर लिया था यहाँ से। ठीक है, स्टार्ट करेंगे 49 से। 49 है, इसमें बोले हरित सकल घरेलू उत्पाद ग्रीन जीडीपी के पद से आप क्या समझते हैं। ग्रीन जीडीपी का जो पद उससे आप क्या समझते हैं बताना है। स्टेटमेंट दे रहा है। पहला स्टेटमेंट है, ये किसी देश के नवीकरणीय क्षेत्रों में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से संदर्भित करता है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत होगा। दूसरा, ये पर्यावरणीकरण के लिए समायोजन के पश्चात किसी देश के उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को संदर्भित करता है। सेकेंड यहाँ से ये करेक्ट होगा, और यही यहाँ से इसका आंसर है। ठीक है, बी आंसर क्या होगा, 49 का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर हरित सकल घरेलू उत्पाद ग्रीन जीडीपी आर्थिक विकास का एक ऐसा संकेतक इंडिकेटर होता है जिसमें किसी देश के मानक जीडीपी के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों का भी ध्यान रखा जाता है। और ग्रीन जीडीपी एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग आमतौर पर पर्यावरणीय क्षति के लिए समायोजन के बाद जीडीपी को व्यक्त करने के लिए करते हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा, बी करेक्ट होगा यहाँ से। क्वेश्चन 50 नंबर है। सातवाहन साम्राज्य के संबंध में विचार करना है। सातवाहन साम्राज्य सामंतों की सर्वोच्च श्रेणी महाभोज द्वारा निर्मित थी। 50 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि सातवाहन साम्राज्य सामंतों की 3 श्रेणियाँ थीं। प्रथम या सर्वोच्च श्रेणी का गठन उस राजा द्वारा किया जाता था जिसे महाराजा की उपाधि प्राप्त होती थी और उसे सिक्को ढालने का अधिकार प्राप्त होता था। और द्वितीय श्रेणी के गठन महाभोज द्वारा, तृतीय श्रेणी के गठन सेनापति द्वारा किया जाता था। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता था कि इन सामंतों को और भूस्वामी जो होते थे इनको अपने अपने क्षेत्र का कुछ विशेष अधिकार प्राप्त था। पहली बात गलत हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना है, पॉइंट लिख सकते हो जो किसकी वजह से गलत हुआ है। सेकेंड बात है, सातवाहन राजाओं और रानियों के ने अश्वमेध और वाजपेयी जैसे वैदिक यज्ञ संपन्न किए। सेकेंड करेक्ट होगा। ठीक है, सेकेंड यहाँ से सही है। आंसर क्या होगा, केवल 2 सही है, और बी यहाँ से करेक्ट होगा। और सातवाहनों की राजकीय आधिकारिक भाषा क्या थी, प्राकृत थी। ठीक है, तो यहाँ से बी करेक्ट होगा 2। एक बात और, जो सातवाहन है इसको आपको आर.एस. शर्मा की जो बुक है ना, उसमें बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक दिया है। आर.एस. शर्मा कोशिश करना पुरानी बुक लेने की, अगर होगी तो अच्छा है, नहीं होगी तो पुरानी परचेस कर सकते हो बुक। और काफ़ी अच्छा टॉपिक वहाँ पर दिया, मतलब अगर आप आर.एस. शर्मा से जो सातवाहन टॉपिक आप पढ़ लोगे ना, उसके बाद से एक भी क्वेश्चन यूपीएससी कितना घुमाए आप एक भी क्वेश्चन नहीं मिस करोगे। इसलिए मैं कहता हूँ डेली टारगेट को शामिल हो, वहाँ से एक एक चीज़ आपको टारगेट से पॉइंट निकाल के डीप में टॉपिक जा करके टॉपिक निकाले जाते हैं, फिर उसके आंसर कर जाते हैं, तो एक भी चीज़ आपकी वहाँ से नहीं छूटेगी। अगर आप नहीं जोड़ते हो तो प्रीलिम्स टाइम पे आप देखोगे कि कम से कम 15 से 20 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा चीज़ें। ठीक है, ओनली 2 करेक्ट है तो जोड़ सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट टारगेट है, 75 डेज तक चलेगा। ठीक है, आते क्वेश्चन 51। निम्नलिखित पर विचार करना है। भारत में लघु वित्त बैंक के लिए निर्धारित न्यूनतम चुकता पूंजी 500 करोड़ रुपए है। पहली बात, 51 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि ये 500 करोड़ नहीं है, ये 200 करोड़ रुपए चुकता पूंजी है। ठीक है, ये बात गलत हो जाएगी। सेकंड, एसएफबी को अपनी कम से कम 25% शाखाएं उन ग्रामीण केंद्रों में खोलनी अनिवार्य होगी जहां बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। सेकंड करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर भारत में एसएफबी के लिए न्यूनतम 200 करोड़ रुपए मैंने बता चुका हूं आपको। ठीक है, और एसएफबी को अपनी कम से कम 25% शाखाएं उन ग्रामीण केंद्रों में खोलनी चाहिए, अनिवार्य होगी जहां बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तीसरा, केवल सूचीबद्ध एसएफबी ही यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तित होने के लिए आवेदन कर सकती है। तीसरी बात क्या होगी, केवल लिखा है तो गलत नहीं है, सही है।
हर जगह केवल गलत नहीं होता है, ध्यान रखना है, केवल हर जगह गलत नहीं होगा। करीब यहाँ पे 20% जगह में केवल सही होता है, 80% गलत होता है, तो 20% वाला यहाँ पर मान्य है। तो मतलब क्या होगा कि यहाँ पर आवेदक जो पात्र होते हैं वो केवल सूचीबद्ध ही एसएफबी के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तित होने के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। ठीक है, तो ये बात करेक्ट होगी। और इनकी कुछ वित्तीय आवश्यकताएं होती हैं, है ना। इनकी वित्तीय आवश्यकता क्या होती है? न्यूनतम 1,000 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति, ये तो याद रखना एक्स्ट्रा पॉइंट। 51 का बी करेक्ट है, 2-3। 52 52 नंबर क्वेश्चन है, राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई के संबंध में विचार करना है, कौन सा गलत है? डीआरआई के बारे में कौन सा गलत है? आंसर हो जाएगा राजस्व खुफिया जो निदेशालय है ये भारत की सर्वोच्च तस्करी रोधी एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1957, ठीक है, में हुई थी। और ये एक केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा कर बोर्ड वित्त मंत्रालय के अधीन काम करेगा, ठीक है, मंत्रालय में। और कार्य क्या होता है? ये अधिनियम सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के और 50 से अधिक संबंधित नियमों को लेकर के प्रावधान करता है। इसमें शामिल होते हैं जैसे कि सशस्त्र अधिनियम, ठीक है, सशस्त्र अधिनियम, स्वापक औषधि और मानक प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985, ठीक है, तो ये सब क्या इसमें शामिल होते हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ से डी बोल रहा है, यह सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है, ठीक है, ये बात गलत हो जाएगी, ये क्या है? वैधानिक निकाय नहीं है, राइट। आगे आते हैं, क्योंकि यहाँ पर डीआरआई संसद के किसी विशिष्ट अधिनियम द्वारा स्थापित वैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि ये एक वित्त मंत्रालय के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के अधीन एक संलग्न कार्यालय होगा। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी, बताया मैंने आपको भी। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारतीय राज्य की वित्तीय शक्तियों के बारे में विचार करना है। भारतीय राज्य जो है इसमें राज्य सरकारें केंद्र सरकार की सहमति के बिना भारत के भीतर ऋण ले सकती हैं। 53 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको, सही बात है। पहले आपने टेस्ट पेपर अगर कंटिन्यू यहाँ पर किए थे, जो मैंने टारगेट कराया था वहाँ से मैंने सब चीज़ें बताई थी आपको कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 293 का 1 जो होता है, इसके अनुसार यदि किसी राज्य पर केंद्र सरकार का कोई बकाया ऋण नहीं है तो वह केंद्र सरकार की पूर्व सहमति के बिना अपनी संचित निधि से गारंटी के बदले भारत में ऋण ले सकती है। पहला सही है। सेकेंड, यदि किसी राज्य पर केंद्र सरकार का बकाया ऋण होता है तो उसे ऋण पहले केंद्र सरकार को पूर्ण सहमति लेनी पड़ेगी। ये बात एकदम क्या होगी? सही बात है। अगर बकाया है तो आप क्या सहमति लोगे और इसको पे करोगे, अगर नहीं पे करना है तो उसको पहले सहमति लो आप उससे, ठीक है। तीसरा, भारतीय संविधान के राज्यों को विदेशी स्रोतों से ऋण लेने से रोकता है। भारतीय संविधान राज्यों को विदेशी ऋण स्रोतों से ऋण लेने से रोकता है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये रोकता नहीं है, ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका 1 2 करेक्ट है, 2 बातें। 54 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ये 3 श्रेणियों उपलब्ध है, बंद, अर्ध बंद और खुला। ये इनमें से बोला इनका ये जो अच्छा ये 3 श्रेणियां दे रखा है और बोला इनका विनियमन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। तीसरी बात है, इन्हें बैंक और गैर बैंक दोनों को जारी मतलब दोनों द्वारा जारी करे सकते हैं, दोनों द्वारा जारी किए जा सकते हैं। तो ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है 54 में किसकी? प्रीपेड पेमेंट एक्टिव पेमेंट PPI, इसकी बात कर रहा है, ठीक है। ये यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। होता क्या है? देखो PPI जो है ये खरीदारी करने का एक सुविधाजनक तरीका होता है जिसमें मोबाइल वॉलेट और कार्ड या वाउचर जो होते हैं, जैसे किसी साधन पर पहले से ही धनराशि संग्रहित की जाती है जिसका उपयोग बाद में वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। PPI ऐसे साधन हैं जिनमें संग्रहित मूल्य के बदले वस्तुओं और सेवाओं को खरीद, वित्तीय सेवाओं और संचालन उनका, धन प्रेषण सुविधा, ठीक है, और आदि को सक्षम बनाती है। उदाहरण के लिए मोबाइल वॉलेट, डिजिटल वॉलेट, गिफ्ट कार्ड, है ना, ये सब। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 55। 55 है, नाइट्रोजन प्रदूषण के बारे में विचार करना है। भूजल में नाइट्रोजन का प्रदूषण शिशुओं में मेथ हीमोग्लोबिन का एक प्रमुख कारण होता है। पहला 55 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। नाइट्रोजन यौगिक से भरपूर कृषि अफवाह शैवाल से परिस्फुटन को तीव्र करता है। सेकेंड भी करेक्ट है, क्योंकि कृषि अफवाह में उर्वरकों से उर्वरक होते हैं उससे प्राप्त नाइट्रोजन और फास्फोरस की उच्च मात्रा होती है। जब ये पोषक तत्व जल निकाय में प्रवेश करते हैं तो वे शैवाल को तीव्र वृद्धि के प्रोत्साहित करने लगते हैं और इस प्रक्रिया को सुपोषण या शैवाल प्रस्फुटन कहा जाता है। सेकंड सी है। तीसरा, नाइट्रोजन प्रदूषण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों स्रोतों से उत्पन्न हो सकता है। तीसरी बात क्या होगी?
तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन प्रदूषण, औद्योगिक अपशिष्ट निकाय और पाइप सीवेज जो शोधन होते हैं उनके जैसे बिंदु स्रोत को लेकर के खेतों और कृषि व वायुमंडलीय निक्षेपण गैर बिंदु स्रोत इससे उत्पन्न होते हैं। तीनों बातें एकदम करेक्ट है, आंसर सी। 56 है, 56 नंबर, बेहद दी इन खलाम महोत्सव के बारे में विचार करना है। ये जयंतिया जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण नृत्य उत्सव होगा। पहली बात, 56 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। ये उत्सव बुआई के बाद अच्छी फसल के लिए कामना करने के लिए मनाते हैं और प्लेग बीमारियों से दूर भगाने को लेकर के भी मनाते हैं, ऐसे मानते हैं लोग, ठीक है। ये एक फसल उत्सव है। सेकेंड बात गलत है, ये एक फसल उत्सव नहीं है, राइट, क्योंकि यहाँ पर ये जो अच्छे से फसल होगा, है ना, उसको लिए होता है, कोई बीमारियाँ ना हो इसको लिए होता है ना, तो एक तरह से पूरा फसल उत्सव नहीं मनाते हैं, ये गलत हो जाएगा, राइट। तो क्या सिर्फ वन यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। 57 है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में भारत में विद्यमान गणराज्यों के संबंध में विचार करना है। वे सिंधु बेसिन तथा उत्तर प्रदेश और यहाँ पर बिहार में हिमालय के जो तलहटी यहाँ पर में विद्यमान होते हैं। पहली बात 57 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है कि यहाँ पर 6ठी शताब्दी जो वहाँ पर गणराज्यों के बारे में पहली बात यहाँ से सही है। दूसरा, वे वास्तविक सत्ता जनजाति कुलीन तत्व के हाथों में होती थी उस टाइम पे। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर शाक्य और लिच्छवी गणराज्य में शासक वर्ग एक ही कुल और वर्ग से संबंधित होते थे, ठीक है, दोनों बातें सही है। प्रारंभिक गणराज्य में ब्राह्मणों का कोई स्थान नहीं होता था, ये भी बात सही है। तीनों बातें एकदम करेक्ट है। 57 का आंसर 1 2 3 डी। 58 है, प्रजामंडल आंदोलन के बारे में विचार करना है। इसका उद्देश्य रियासत में उत्तरदायी शासन और नागरिक स्वतंत्रताओं की मांग करना था। 58 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, यह मुख्यतः ब्रिटिश प्रांतीय प्रशासन के विरुद्ध था, न कि देसी रियासतों के शासकों के विरुद्ध था। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर प्रजामंडल आंदोलन सामंतवाद उपनिवेशवाद दोनों के विरुद्ध हुआ करता था और रियासतों में रहने वाले लोगों को अपने सामंती शासकों में निरंकुश शासन के साथ साथ ब्रिटिश प्रशासन जो था उसमें व्यापक नियंत्रण भी होता था और उनका प्रतिरोध करना पड़ता था, ठीक है। पहला सही है, दूसरा गलत होगा। कांग्रेस ने प्रजामंडल आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तीसरी बात से गलत है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस द्वारा यहाँ पर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रारंभ में 1920 के दशक में भारत पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रियासतों पर प्रजामंडल आंदोलन के संबंध में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई थी, लेकिन 1930 के दशक में उत्तरार्ध में तक ये एक उल्लेखनीय रूप से समर्थन के परिवर्तित हो गया था। हरिपुरा अधिवेशन 1938 नीतिगत परिवर्तन का प्रतीक था, जहां कांग्रेस ने लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर के संघर्ष और औपचारिकता का समर्थन किया था, ठीक है। तो सिर्फ एक करेक्ट है यहाँ से, बाकी सब गलत है। आगे आते क्वेश्चन 59 59 नंबर, केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये हमेशा न्यूज़ में रहता है, लेकिन यूपीएससी ने इस बार मतलब 2-3 सालों से क्वेश्चन इस पर नहीं पूछा है ना, फिर भी करते हैं क्वेश्चन। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। 59 का पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर 2003 में वर्ष 2003 में संसद द्वारा संसद के कानून पारित करने को लेकर जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है उसको वैधानिक दर्जा प्राप्त था। ये बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात, ये एक स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होगा। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि केंद्रीय जो सतर्कता आयोग है, मुख्य सतर्कता आयोग थे सीवीसी, ये किसी भी मंत्रालय विभाग का नियंत्रण नहीं होता है। ये एक स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। और इसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, लोकसभा विपक्ष के नेता और गृह मंत्री के चयन की समिति की अनुशंसा पर की जाएगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात है, सीवीसी के केंद्र सरकार के कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में भारत की प्रमुख जांच एजेंसी होती है। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यदि कोई जांच एजेंसी नहीं है, सीवीसी जांच का कार्य करेगी या तो सीबीआई के माध्यम से या सरकारी कार्यालय के सतर्कता अधिकारी के माध्यम से करवाती है, और सीवीसी अपने कार्य निष्पादन प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, ठीक है, जो राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखती है। सिर्फ दूसरा करेक्ट है ना। पूछे कौन सा सही होगा, केवल 2 सही है तो डी आंसर होगा। क्वेश्चन आते हैं आगे। 60 निम्नलिखित पर विचार करना है। मानक आर्थिक सिद्धांत के अनुसार खाद्य पदार्थों की मांग समानता आय के प्रति लोचदार होती है। 60 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, गलत है, क्योंकि यहाँ पर खाद्य पदार्थों की मांग समानता आय के प्रति असंवेदनशील होती है, ठीक है, यहाँ पे ये बात गलत हो जाएगी।
सेकेंड है एंजल का नियम कहता है कि जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है परिवार अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा भोजन पर खर्च करता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि एंजल का नियम यह बताता है कि आय में वृद्धि का घरेलू उपयोग पैटर्न के किस प्रकार परिवर्तित होती है। इस नियम के अनुसार आय में वृद्धि होने पर भोजन खर्च में होने वाली आय का अनुपात घटता है ना, याद रखना इंपॉर्टेंट है। दोनों बातें गलत है। सृष्टि का आंसर डी। 61 है हाल ही में सुर्खियों में रहा पद ऑपरेशन थंडर 2025 निम्नलिखित में से किस सर्वोत्तम रूप से वर्णित कर सकता है। आंसर हो जाएगा 61 का करेक्ट आंसर ये बी वन्य संरक्षण, वन्य और वन के उत्पादों के अवैध व्यापार के विरुद्ध एक समन्वित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रवर्तन प्रयास होगा। ठीक है, बी क्या होगा 61 का सही आंसर है। ये इंटरपोल और विश्व सीमा शुल्क संगठन WCO द्वारा किया गया समन्वित अभियान था और इस अभियान को इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑन कॉम्बैटिंग वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट्री क्राइम का समर्थन प्राप्त था। बी आंसर होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन 62 62 नंबर। निम्नलिखित पर विचार करना है। जनसंख्या वृद्धि, शिशु मृत्यु दर, आर्थिक स्थिति, सकल उत्पादन दर, साक्षरता दर। उपयुक्त में से कौन से मानदंड किसी जनजाति को विशेष रूप से सुभेद जनजाति समूह के रूप में निर्धारित करने को लेकर ध्यान में रखे जाते हैं। आंसर हो जाएगा 60 का करेक्ट आंसर। एक तो पहला जनसंख्या वृद्धि, तीसरा आर्थिक स्थिति और पांचवा साक्षरता दर। तीन यहाँ पे सिर्फ इसके करेक्ट होंगे। ठीक है, 62 का डी सही आंसर है। 63 है बलवन के संबंध में विचार करना है। बलवन ने सुल्तान की सत्ता को सुदृढ़ करने के लिए राजस्व के देवी सिद्धांत पर बल दिया था। पहली बात 63 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है क्योंकि गयासुद्दीन बलवन गुलाम वंश का 3 सबसे शक्तिशाली सुल्तानों में से अंतिम था और प्रारंभिक कठिनाइयों के बावजूद ये जो कानून व्यवस्था को बहाल करने और षड्यंत्र कार्य समाप्त करने को लेकर के सल्तनत को सुरक्षित और अक्षुण्ण बनाए रखने के में सफल रहा था। ठीक है, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। बलवन ने जन समर्थन प्राप्त करने के लिए विद्रोहियों के प्रति उदारता की नीति का अनुसरण किया था। सेकेंड बात गलत होगी क्योंकि बलवन आंतरिक विद्रोहों को दबाने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनी कठोर लौह और रक्त नीति के लिए विख्यात था और वह अत्यंत निर्दयी था और वह प्रायः विद्रोहियों, लुटेरे और अन्य परिवारों को मृत्युदंड देना चाहता था और देता भी था। ठीक है, यहाँ तक कि वह हर निर्दोष नागरिकों को भी हत्या करने के पीछे नहीं हटता था। ठीक है, जैसा कि मेवाती का दमन और बंगाल के जो तुगलक खान थे उसकी हत्या को ले देखा गया था। सेकेंड बात गलत होगा, उदारता की नीति का नहीं अनुसरण करता था, गलत है। ओनली वन करेक्ट है, इसका एक आंसर होगा। 64 है, देखते हैं 64 नंबर। परिवर्तनीय रेपो दर और निश्चित रेपो दर के बारे में क्या अंतर होगा इसमें। पहली बात 64 में ये बोला है कि परिवर्तनीय रेपो दर ये बोला है कि VPR का उपयोग मुख्य रूप से एक दिन के लिए ओवरनाइट उधार देने के लिए किया जाता है, जबकि निश्चित रेपो दर का उपयोग लंबी अवधि के लिए करते हैं। गलत बात है ये, है ना, क्योंकि परिवर्तन जो रेपो रेट है इसका उपयोग अपेक्षाकृत दीर्घकालिक तरलता समायोजन के लिए करते हैं, जो समानता नीलामी के माध्यम से होता है और इसकी अवधि एक दिन से अधिक होती है, जैसे कि 7, 14, 28 है ना, ऐसे। तो बात गलत हो जाएगी। सेकेंड VPR, जो VPR होता है ये इन दोनों के तंत्रों के बैंकों के लिए एक मान सकते हो कि सरकारी प्रतिभूति को संपार्श्विक रूप में गिरवी रखना अनिवार्य करता है और इस संपार्श्विकरण ऋण जोखिम को कम करने के लिए पुनर्खरीद समझौते को एक मानक के रूप में प्रक्रिया होती है। ये भी बात यहाँ से गलत होगी। ठीक है, दोनों बातें गलत, जो मैंने बात बताई आपको वो पॉइंट लिखना है, ये पॉइंट दोनों गलत है। ठीक है, आंसर क्या होगा 1 2 करेक्ट है, 1 2 इनकरेक्ट है। तीसरा VRR हमेशा निश्चित रेपो दर से कम होता है। तीसरी बात भी गलत है क्योंकि जो VRR है ये इसमें ब्याज दर का निर्धारण बाजार संचालित नीलामी की प्रक्रिया के माध्यम से होता है और बैंक विभिन्न दरों पर अपनी बोलियां लगाते हैं और RBI इन बोलियों को आधार पर निधियों में आवंटन करते हैं। इसके परिणामस्वरूप एक कट ऑफ दर निर्धारित की जाती है जो वर्तमान बाजार दर की स्थिति से प्रभावित होती है। ठीक है, तो ये भी गलत है, तीनों गलत है। आंसर क्या होगा 64 का आंसर सही पूछा है, कोई सही नहीं होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 65 है ओडिसी नृत्य के संबंध में विचार करना है। यह बोला है कि चौक और त्रिभंग 2 बुनियादी मुद्राएं हैं जिनमें आधार पर नृत्य संचालन तकनीकें निर्मित की जाती हैं। पहली बात 65 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है।
सेकेंड, देवदासियाँ अथवा महारी ओडिसी नृत्य के माध्यम से मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति के मार्ग खोजते हैं। सेकेंड बात 65 का सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर देवदासी या महारी उस विश्वास की पुनः पुष्टि करती हैं जो जिसमें केवल नृत्य के माध्यम से मुक्ति या मोक्ष की कामना करती रहती है। दोनों बातें करेक्ट है, आंसर सी। 66 है, लागत जन्य मुद्रास्फीति के बारे में विचार करना है। ये श्रम और कच्चे माल जैसे आगतों की कीमतों में वृद्धि के कारण होने वाली मुद्रास्फीति होती है। पहली बात 66 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट होगा, ठीक है, सही है। दूसरा, ये मुद्रास्फीति प्राय उपभोक्ताओं की वे क्षमता में वृद्धि के कारण होती है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि मांग जन मुद्रास्फीति ना कि लागत जन मुद्रास्फीति एक विकसित होती है अर्थव्यवस्था का संकेतक है, क्योंकि जब उपभोक्ता भविष्य के लिए प्रति आश्वासन महसूस करता है तो वे अधिक खर्च करते हैं और यहाँ पर अधिक ऋण लेते हैं, जिससे क्या होता है, मांग में अधिक निरंतर वृद्धि होती है, जिसके कारण कीमतें बढ़ जाती हैं। ओनली वन करेक्ट है, यहाँ से एक आंसर होगा। 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा हानिकारक पदार्थ ई अपशिष्ट में पाए जाते हैं? पारा, कैडमियम, बेरिलियम, प्लेटिनम। आंसर हो जाएगा 67 का यहाँ से एक तो पारा तो सही है, कैडमियम भी सही है, बेरिलियम भी सही है, लेकिन प्लेटिनम यहाँ से इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। प्लेटिनम यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्लेटिनम है ये अपशिष्ट विशेष रूप से प्रिंटेड सर्किट बोर्ड हार्ड डिस्क में पाया जाता है, लेकिन विषाक्त ये अपशिष्ट प्रदूषक के संबंध में हानिकारक पदार्थ बजाय इसमें बहुमूल्य धातु का उपयोग के रूप में वर्गीकृत होता है, ठीक है। और ये एक मूल्यवान संसाधन है जिसे अनुसूचीबद्ध प्राथमिक हानिकारक अपशिष्ट चिंताओं की तरह नहीं मानते हैं, बल्कि यहाँ पर इसके पुनर्प्राप्ति और पुनर्चक्रण के लिए लक्षित करते हैं। 1 2 3 करेक्ट है। 68 निम्नलिखित में से किसने भारत के पूर्वी तट पर तंजौर के निकट ट्रेक्यूबार में एक कारखाना स्थापित किया था तथा कलकत्ता के निकट श्री रामपुर में उनकी प्रमुख बस्ती थी, यद्यपि वाणिज्य की तुलना अपनी निसंदी गतिविधियों के लिए अधिक जाने जाते थे। आंसर हो जाएगा 68 का सही आंसर डेंस, यहाँ से सही आंसर होगा, ठीक है। डेंस क्या था, डेंस अपने वाणिज्यिक व्यापार की तुलना में अपनी निसंदी गतिविधियों के लिए अधिक प्रसिद्ध होते थे, ठीक है। 69 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। पहली बात है व्यक्तित्व और लिखित इनकी कृति रचना कौन सी है? मोहम्मद अली की हो जाएगी यहाँ से कौन सी? इंडिया फॉर इंडियंस बोल रहे हैं, है ना, तो यहाँ से क्या होगा, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर कॉमरेड हमदर्द होगी, ये बात गलत है। भोगराजू पट्टाभी सेकंड क्या होगी? सेकंड यहाँ से करेक्ट है, हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस, राइट। अगला सीतारमैया, अच्छा इन्हीं का लिखा, पट्टाभी सीतारमैया था, सही है। चित्तरंजन दास कॉमरेड, चित्तरंजन दास क्या होगा? इंडिया फॉर इंडियंस ना कि कॉमरेड। भारतेंद्र हरिश्चंद्र भारत दुर्दशा, ये बात सही है। 2 और 4 करेक्ट है, आंसर सी। 69 हो गया। 70 निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल के साथ साथ एक केंद्रीय विधान परिषद का प्रावधान किया गया था? आंसर हो जाएगा 70 का करेक्ट आंसर चार्टर अधिनियम 1853 के तहत, ये बात सही हो जाएगी। आपको चार्टर अधिनियम 1853 पढ़ोगे तो यहाँ सब बातें आपको मिलेंगी। हमेशा देखो यूपीएससी क्या करते हैं, अधिनियम से लेकर के एक क्वेश्चन हमेशा या तो जो आंग्ल मैसूर युद्ध है ना, युद्ध जो कर होते हैं उससे लेकर के क्वेश्चन जरूर पूछता है, क्योंकि 2024 में यूपीएससी ने 1935 अधिनियम पे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, याद रखना है। क्यों पूछा था ये भी बताना चाहिए। मैंने आपको 2 दिन पेपर से 2 दिन पहले आपको मैंने बताया था, जब टारगेट करा रहा था मैं, कि पेपर में क्वेश्चन पूछेगा, और सही भी हुआ लोगों का, क्योंकि 2 दिन पहले मैंने आपको बताया, जिसने देखा होगा उसका करेक्ट होगा। क्योंकि देखो कुछ चीज़ें क्या है, पेपर के 2 दिन पहले 3 दिन पहले मैं आपको माइंड थोड़ा सा एकदम ऐसा चल जाता है कि शायद यही लगता है कि आएगा, तो मैंने बताया भी वो चीज़ें, 3 चीज़ें बताई जिसमें 2 क्वेश्चन आए थे वहाँ से, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ जुड़ के रहो चीज़ों से, अगर पेपर आपको अच्छे से पास करना है तो, ठीक है। कोई यहाँ पे आपको चार्जेस नहीं देने, एक बार आप जुड़ के देखो, आपको ठीक लगता है तो ठीक है, वरना नहीं ठीक लगता है, कोई यहाँ पर फोर्स नहीं करा जा रहा है कि आप जुड़ो जैसी से पढ़ो, है ना। पढ़ना तो आपको अपने अकॉर्डिंग है, बस एक आपको सोर्सेस थोड़ा सा दिए जाते हैं डीप में जा करके। आगे यहाँ पर है 71, अक्सर समाचारों में चर्चित द JAS-64 DHRU ध्रुव 64 और विक्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये संबंधित है किससे? आंसर होगा माइक्रो प्रोसेसर, डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन 72, निम्नलिखित में से महिला व्यक्तियों के बारे में व्यक्तित्व का विचार करना है। सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, हंसा मेहता, लक्ष्मी सहगल, इनमें से कौन भारत की संविधान सभा की सदस्य थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 का करेक्ट आंसर। एक तो
सरोजिनी नायडू थी, विजयलक्ष्मी पंडित भी थी, राजकुमारी अमृत कौर, हंस मेहता, लक्ष्मी सहगल इसमें नहीं थी, ये गलत हो जाएगा। लक्ष्मी सहगल, कैप्टन लक्ष्मी, इन्हें भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए में इनकी भूमिका के लिए जाना जाता था और वे संविधान सभा का हिस्सा नहीं थी। 1 2 3 4 आंसर होगा। 73 नंबर है, लैंड टेलमाकाऊ के बारे में विचार करना है। लैंड टेलमाकाऊ अनन्य रूप से दक्षिण पश्चिम भारत के मूल निवासी होते हैं। 73 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। लैंड टेलमाकाऊ भारत में मकाऊ की जो प्रजाति है वो सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी प्रजाति है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर शेर जैसी पूंछ वाले बंदर भारत में बंदरों की सबसे छोटी प्रजाति नहीं, बल्कि यहाँ पर इसमें छोटे बंदरों में इसे एक या दुनिया की सबसे छोटी मकाऊ प्रजातियों में से एक मानते हैं, ठीक है। लेकिन भारत में सबसे छोटी मकाऊ प्रजाति का खिताब आमतौर पर टोक मकाऊ को मिलता है, न कि लैंड टेलमाकाऊ को, ठीक है। तो ये बात गलत होगा। तीसरा, इस प्रजाति को IUCN के रेड लिस्ट में लुप्त प्राय श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर 1 और 3 सही है, 2 बातें सही है। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित पर विचार करना है, विषय चित्रकला और इनके चित्रकार कौन कौन है। पहला है हल जोतता हुआ किसान, नंदलाल बोस, पहली बात करेक्ट है। श्रम विखी विजय, दिव्य प्रसाद राय चौधरी, ठीक है, सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, दीप जलाने वाली महिला, अभिन्द्रनाथ टैगोर, तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो दीप जलाने वाली बात जो कही जा रही है यहाँ पर वुमन विद द लैम्प के नाम से जानते किसको, ग्लो ऑफ होप, है ना। और ये जो हो जाएगा इसमें ग्लो ऑफ होप के नाम से जानते हैं, ये SL हड़लदर की उत्कृष्ट पेंटिंग होगी, ठीक है। ये बात गलत होगी। आंसर 74 का भी करेक्ट है। 2 75 आते हैं। है, भारत निम्नलिखित में से किस विश्व बैंक समूह संस्थान का सदस्य नहीं है, ठीक है, बताना है किसका नहीं है। आंसर हो जाएगा 75 का करेक्ट आंसर यहाँ से निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ICSID इसका, ठीक है। ए यहाँ से क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ICSID एक निवेश विवाद को लेकर समाधान के लिए मध्यस्थता प्रदान करता है ये, ठीक है। और IBRD IDA मिलकर सम्मिलित रूप से विश्व बैंक बनाते हैं और भारत ICSID को छोड़कर उपयुक्त में से सभी संस्थान का सदस्य होगा, ठीक है, इसका नहीं है। 76 है, कॉरेज प्रणाली के बारे में विचार करना है। कॉरेज प्रणाली शब्द जिसे प्राय मध्यकालीन इतिहास में संदर्भ में देखा जाता है, ये क्या है कॉरेज प्रणाली। आंसर हो जाएगा 76 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये भूजल दोहन के लिए मंद ढाल वाली सुरंग का उपयोग करने के लिए एक भूमिगत जल प्रबंधन प्रणाली होती थी। कहाँ पर, ये मध्यकालीन इतिहास में देखी जाती थी। 76 का डी करेक्ट होगा, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन 77 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन टोरिफिकेशन तकनीक के सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। आंसर हो जाएगा 77 का ये एक तापीय रासायनिक पूर्व उपचार प्रक्रिया है जो उच्च श्रेणी के ठोस ईंधन के उत्पादन में और बायोमास के अक्रिय वातावरण का तप्त करना, इसमें यहाँ पर क्या होगा, इसका एक तरह से सर्वोत्तम वर्णन कर रहा है 77 में, क्योंकि यहाँ पर टोरिफिकेशन जो होता है एक तापीय रासायनिक पूर्व उपचार प्रक्रिया होती है जो उच्च श्रेणी के ठोस जैव ईंधन जिसे अक्सर बायोकोल कहा जाता है उसका उत्पादन करने के लिए बायोमास को एक अक्रिय और कम ऑक्सीजन वातावरण को लेकर के 200 सेंटीग्रेड से 320 सेंटीग्रेड तक गर्म करता है और ये ऊर्जा घनत्व को बढ़ाकर पेषण क्षमता जो होती है उसमें सुधार करता है और उसकी नमी की मात्रा को कम करके सामग्री को जल विसर्जन में बनाकर बायोमास के गुण को लेकर संदर्भित करता है, ठीक है। ये यहाँ से आंसर होगा 78 है, न्यायालय की अवमानना के मामलों में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। देखते हैं, पहला बोला उच्चतम न्यायालय के पास स्वयं की अवमानना के साथ साथ अन्य न्यायालयों के भी अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना के हेतु दंडित करने की शक्ति होती है। 78 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से ये करेक्ट है। दूसरा, भारत का संविधान स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है कि न्यायालय की इस अवमानना अंतर्गत क्या सम्मिलित है, राइट। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारत का संविधान स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करता है कि न्यायालय की अवमानना क्या शामिल होगा और इसे
न्यायालय की अवमानना में परिभाषित किया गया है, तो बात गलत हो जाएगी। न्यायालय की अवमानना केवल आपराधिक मामलों तक ही सीमित होगी, ये भी बात गलत है यहाँ से, क्योंकि आपराधिक मामलों तक ही यहाँ पर सीमित नहीं है ये, राइट, तो ये गलत होगा। ओनली वन करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 78 का एक बात यहाँ से करेक्ट है, ए नंबर। 79 है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होती है? मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होती है। आंसर हो जाएगा 79 का डी, तपेदिक, इसका करेक्ट आंसर होगा। तपेदिक ये क्षय रोग, टीबी जो होता है, मच्छरों द्वारा प्रसारित नहीं होता है, और ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो नमक जीवाणु होता है उसके कारण होने वाला एक वायुजनित संक्रामक रोग होता है, और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वायु मुक्त सूक्ष्म बूंदों के माध्यम से फैलता है, जो किसी संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने, बोलने से उत्सर्जित होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से कितनी नदी द्वारा निर्मित अपरदनात्मक भू आकृतियां होंगी? आंसर हो जाएगा 80 का करेक्ट आंसर। ये एक तो देखो, पहला क्या होगा? पहले यहां से इसमें पोर्ट होल्स, ये यहां से क्या होगा? करेक्ट होगा। दूसरा प्राकृतिक तटबंध, ये भी यहां से इसका सही आंसर होगा। तो दो बातें यहां से इसकी सिर्फ करेक्ट है, जो नदी द्वारा निर्मित अपरदनात्मक भू आकृतियां होंगी। 1 2 दो बातें यहां से इसकी करेक्ट हैं। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 81। नवीन सूची के संबंध में किसी केंद्रीय अधिनियम के किसके माध्यम से सम्मिलित किया जाता है या किया जा सकता है? नवीन सूची में किसी केंद्रीय अधिनियम को किसके माध्यम से सम्मिलित किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा 81 का करेक्ट आंसर यहाँ से सी, एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा, है ना। सी यहाँ से क्या होगा? इसका 81 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, 82 नंबर, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी एमआरटी के संबंध में विचार करना है। इसका उपयोग मां के संतान में माइटोकॉन्ड्रियल रोगों के संचरण रोकने के लिए किया जाता है। पहली बात, 82 नंबर 82 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, इसमें मां के केंद्रीय डीएनए को स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया युक्त दाता अंड कोशिका में स्थानांतरित करना सम्मिलित होता है। सेकंड बात यहाँ से क्या होगी? ये भी करेक्ट है। तीसरा, इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न संतान में 3 भिन्न व्यक्तियों की आनुवंशिक सामग्री विद्यमान होती है। ये भी बात करेक्ट है। तीनों बातें करेक्ट यहाँ से। इसे 3 पेरेंट बेबी भी यहाँ पर कैसे हैं, है 1 2 3 डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, मरुस्थल और यहाँ पर अवस्थिति इनकी तरह की क्या क्या होगी? पेटागोनियन क्या होगा? पेटागोनियन यहाँ पर मरुस्थल, ये अर्जेंटीना। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा, उत्तर अमेरिका ये बोल रहा है ना, उत्तर अमेरिका नहीं होगा, दक्षिण अमेरिका होगा। कालाहारी दक्षिण अफ्रीका, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, तीसरी बात यहाँ से क्या होगी? ये भी करेक्ट है। चौथा, मुजावे दक्षिण अफ्रीका, चौथी बात गलत है। मुजावे मरुस्थल जो होता है ये संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तर अमेरिका में स्थित होगा। ठीक है, ये बात गलत हो जाएगी। 2 और 3 करेक्ट है, 2 बातें सही है। 84 है, 5 आइज एलायंस के बारे में विचार करना है। इसमें यूरोप और एशिया के सदस्य राष्ट्र सम्मिलित होते हैं। 84 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा? करेक्ट नहीं होगा, गलत है, क्योंकि यहाँ पर 5 आइज एलायंस जो होता है इसमें 5 अंग्रेजी भाषी देशों द्वारा मुख्य रूप से खुफिया साझाकरण संगठन में से एक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सब शामिल होते हैं। पहला गलत हो जाएगा। सेकेंड, इसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था और ये एक मुख्य रूप से सैन्य खुफिया जानकारी साझा करने के लिए केंद्रित था। सेकेंड बात करेक्ट होगा। ओनली 2 करेक्ट है, तो आंसर पहला गलत था ना, हाँ पहला गलत था और दूसरा सही है, तो आंसर हो जाएगा, पूछा सही कौन सा है तो बी सही है, बी आंसर होगा। ठीक है। 85 है, सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री केवाईसी वित्तीय क्षेत्र में ग्राहकों की केवाईसी अभिलेखों को एक केंद्रीकृत भंडारों की ये निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ई केवाईसी रजिस्ट्री का प्रबंधन करेगा? आंसर हो जाएगा 85 का करेक्ट आंसर, केंद्रीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित रजिस्टर, CERS है, सिरसा, है ना। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 86, एकदम फैक्चुअल पॉइंट है। उच्चतर शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी के संबंध में विचार करना है। सेंट्रल जो रजिस्ट्री वाला क्वेश्चन है ना, टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर टॉपिक आपको नहीं मिलता है तो बताना, मैं टॉपिक आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक है, टेलीग्राम पे आप कमेंट करना या मैसेज करना, तो मैं आपको एक टॉपिक प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, टॉपिक का नाम और अपना बता सकते हो कि मुझे शेयर करना है, तो मैं बना करके अच्छा दे दूंगा। अगर नहीं मिलता है आपको तो कोई भी टॉपिक इनमें अगर नहीं मिला करे, है ना, तो आप क्या करो, आप मुझे सिर्फ यहाँ पे टेलीग्राम पे एक मैसेज करो, मैं आपको टॉपिक को प्रोवाइड कर दूंगा बना के। ठीक है, PDF फॉर्म में।
86 है। 86 बोला है कि क्वेश्चन उच्चतर शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी के बारे में विचार करना। इसका उद्देश्य भारत में उच्चतर शिक्षा प्रदान करने वाले सभी संस्थानों को वैश्विक स्तर पर शीर्ष रैंकिंग वाले संस्थानों के रूप में विकसित करना होगा। 86 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे संस्थान भारत के शीर्ष क्रम वाले संस्थान हैं, जैसे कि IIT, IIT, NIT है ना, ये सब, और उनके लेकर शैक्षणिक संरचना जो गुणवत्ता होती है उसमें सुधार के माध्यम से वैश्विक स्तर पर शीर्ष रैंकिंग वाले संस्थानों के रूप में विकसित करने की दिशा में होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये बात गलत हो जाएगी। सेकेंड, इसकी विशेष रुचि शैक्षिक अवसंरचना और अनुसंधान विकास अवसंरचना के निर्माण के लिए वित्त पोषण में होगा। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, ये शिक्षा मंत्रालय और केंद्रीय बैंक का एक संयुक्त उद्यम होगा। तीसरी बात करेक्ट है, बी यहाँ से आंसर है। 87, कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला शब्द एटलस निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित है? एटलस किसे सम्मिलित है? 87 का आंसर हो जाएगा, ये सम्मिलित है पृथ्वी के निकट गुजरने वाले लघु पिंडों का पता लगाने का सक्षम एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली होगी। ये यहाँ से सही आंसर होगा। ठीक है, एटलस क्षुद्र ग्रह के आकार का एक आधार चेतावनी का समय प्रदान करेगा और बड़े क्षुद्र ग्रहों का पता और पृथ्वी से अधिक दूरी पर लगाया जा सकेगा ये। ठीक है, याद रखना, पृथ्वी से अधिक दूरी पर लगाया जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 88। भक्ति आंदोलन के संबंध में विचार करना है। किसी देवता के प्रति व्यक्तिगत रूप से भक्ति, जाति आधारित पदानुक्रम की अस्वीकृति, मध्यस्थ रूप में पुरोहित पर जोर, आध्यात्मिक अभिव्यक्ति के लिए क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग। ठीक है, इनमें से बोल रहा है कितनी भक्ति आंदोलन की विशेषताएं थी? आंसर हो जाएगा 88 का सी, केवल 3। कौन कौन थी? देखो यहाँ पर जो एक तो यहाँ से जो इसके प्रमुख लक्ष्यों में से जटिल जो कर्मकांड थे और ब्राह्मणवादी जो पुरोहित वर्ग थे उनको दरकिनार करना था। इसके बजाय ईश्वर को समझे को लिए वकालत करना। तो यहाँ से जो आध्यात्मिक व्यक्ति भाषाओं इसका उपयोग करना, ये बात गलत हो जाएगी यहाँ से इसकी। ठीक है, ब्रह्मकांड कर्मकांड को लेकर के देख लेता हूँ एक बार थोड़ा सा। ब्राह्मण पुरोहित, हाँ ये बात गलत होगी, पुरोहित पर जोर देना है ना। 1, 2 और 4 करेक्ट है, इन पर जोर देना बात मध्यस्थ और रूप में पुरोहित पर जोर देना गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर इसके वकार को दरकिनार करना था, जोर नहीं देना था। ठीक है, तो 1, 2, 4 करेक्ट होगा, 3 बातें इसकी। 89, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? आंसर हो जाएगा 89 का करेक्ट आंसर, भारत किसी राज्य के पहली बार गैर कांग्रेसी मंत्रालय का गठन हुआ। ये यहाँ से क्या होगा? ये सबसे पहली घटना, डी यहाँ से सही आंसर होगा। ठीक है, वैसे क्वेश्चन इस टाइप का पूछेगा नहीं, करा है तो बता दिया मैंने, डी यहाँ से आंसर होगा। इसको डीप में ज़्यादा इतना नहीं पढ़ना है। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन 90 है, सोडार सोनिक डिटेक्शन एंड रेंजिंग सिस्टम अनुप्रयोग के बारे में विचार करना है। इसके अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किस में होंगे? देखो, एक तो इसका अनुप्रयोग हो सकता है, एक तो यहाँ से पहला कोहरे की परत की ऊंचाई को मापन को लेकर के, ठीक है, और वायुमंडलीय क्षोभ, तापमान, व्युत्क्रमण को लेकर के, राइट, और वायु प्रदूषण के प्रतिरूपी निगरानी को लेकर के, समुद्र तल के स्थलाकृति मानचित्रण और भूमिगत निक्षेपों का पता लगाने बात गलत होगी। ठीक है, 1, 3, 4 करेक्ट आंसर है। 91 नंबर है, वायु राशियों के संबंध में विचार करना है। वायु राशियाँ हवा में एक विशाल पुंज है जिसमें तापमान और नमी में ऊर्ध्वाधर भिन्नता काफ़ी कम होती है। पहली बात। 91 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि एक वायु राशि हवा का एक विशाल पुंज होता है, लेकिन इसकी मुख्य विशेषता इसकी क्षैतिज एकरूपता होती है, और एक वायु राशि के भीतर किसी भी दिए गए क्षैतिज स्तर की ऊंचाई, तापमान की, नमी की स्थिति को लगभग समान मानी जाती है, और ऊर्ध्वाधर भिन्नता समान होती है इसमें, और तापमान आमतौर पर वायु राशि के भीतर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ घटता जाता है, और ये सैकड़ों किलोमीटर तक फैली क्षैतिज स्थिरता बन जाती है, और इसे वायु राशि बनाती है। पहली बात गलत है। सेकेंड, वायु राशियाँ मुख्य रूप से अनियमित राहत वाले क्षेत्रों में ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के ऊपर बनती है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर उच्च पर्वत श्रृंखलाओं में अनियमित उच्चावच होती है, और ये विक्षोभ मिश्रण का कारण बनती है, जो हवा में एक समान होने से रोकती है। जब दो अलग अलग वायु राशियाँ मिलती हैं तो उनके बीच प्रक्रिया को वाताग्र कहा जाता है। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि वाताग्र क्षय इसके विपरीत होता है। जब वाताग्र क्षय जो ये वाताग्र के समाप्त या कमजोर होने को संदर्भित करता है। ये बात गलत होगी।
तीनों बातें यहाँ से गलत हैं। 1, 2 और 3 सही नहीं पूछा है तो डी। 92 सर्वोच्च न्यायालय की एक क्षेत्रीय पीठ किसके अनुमोदन में स्थापित की जा सकती है? आंसर हो जाएगा 92 का करेक्ट आंसर राष्ट्रपति के अनुमोदन में। ठीक है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 130 130 इसके तहत उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में ऐसे अन्य जगह स्थानों पर पीठ स्थापित करेगा जिन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन को लेकर समय समय पर नियुक्त करते हैं। 93 है राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी को लेकर के यूपीएससी क्वेश्चन इस बार पूछ सकता है, क्योंकि 2010 में बना था और इसका 15 साल पूरा हो रहा है। जब इसका 10 साल पूरा होता तो भी यूपीएससी ने पूछा था, इस बार 15 साल पूरा हो चुका है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। देखते हैं, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 मतलब कौन कौन इसके तहत आते हैं ये बताना है आपको। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कौन कौन आते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने। तो एक तो आता है आपका यहाँ से, पहला सही है 1974, दूसरा आपको हो जाएगा सार्वजनिक देयता बीमा 1991, ये भी बात सही है। जैविक विविधता अधिनियम 2002, लेकिन 1960 नहीं होगा इसमें। ठीक है, ध्यान रखना है। 1, 2, 4 करेक्ट है, 1, 2, 4 ये आंसर होगा। ठीक है, आगे आते हैं। अगर आपको लिस्ट नहीं मिलती है तो बताना, मैं लिस्ट आपको इसकी प्रोवाइड करा दूंगा पूरी। ठीक है, 94 आपके पास है तो ठीक है, याद कर लो आप कौन कौन इसके अंतर्गत ये अधिनियम आएंगे। 94 आते हैं, मैंग्रोव द्वारा निम्नलिखित में से कितने प्रकार के अनुकूलन दर्शाए जाते हैं, मतलब मैंग्रोव द्वारा निम्नलिखित में से कितने प्रकार के अनुकूलन दर्शाए जाते हैं इसमें। ठीक है, एक तो इसमें दे रहा है जरायुजिता है ना, जरायुजिता हाँ, और श्वसन जड़ें, पत्तियों का लवण ग्रंथियां और क्यूटिनाइट एपिडर्मिस। आंसर हो जाएगा 94 का करेक्ट आंसर। ये सभी होते हैं जो इनमें दर्शाए जाते हैं 94 में। जरायुजिता क्या होती है, देखो जरायुजिता जो है बता देते हैं थोड़ा थोड़ा, ये अस्थिर कीचड़ और उच्च लवणता में जीवित रहने को लेकर के देखे जाते हैं। ठीक है, श्वसन जड़ें क्या होती हैं, जो श्वसन जड़ें हैं, राइट, श्वसन जड़ें जो होती हैं ये विशिष्ट श्वसन जड़ें होती हैं जो ऑक्सीजन रहित जल भराव वाली मिट्टी से बाहर की ओर बढ़ती जाती हैं। तीसरा, पत्तियों पर लवण ग्रंथियाँ, ये यहाँ से क्या होगी, ये क्या होता है, एविसेनिया जैसी प्रजातियाँ समुद्र जल से अवशोषित अतिरिक्त लवण को सक्रिय रूप में बाहर निकालने को लेकर अपनी पत्तियां विशिष्ट रूप से ग्रंथियों को उपयोग करेंगी। और क्यूटिनाइज्ड एपिडर्मिस ये क्या होती है, ये अपने आकारिकी रूप में शुष्क वातावरण में पानी की कमी को कम करने के लिए मैंग्रोव को एक मोमी क्यूटिनाइज्ड एपिडर्मिस होती है और प्राय से धसे हुए रंध्र में पाई जाती है। चारों बातें सही है। 95 नंबर है, क्षेत्र और यहाँ पर क्षेत्र देश या स्थानीय नाम इनके दे रखे हैं, देखते हैं इसको। पहला मैक्सिको लाडांग। 95 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिको मध्य अमेरिका के झोंगी कृषि मिल्पा के नाम से जानते हैं और लाडांग इंडोनेशिया मलेशिया के उपयोग की जाने वाली स्थानीय नाम होगा। फिलीपींस कैनगिन ये बात क्या होगी, सही है। तीसरा, म्यांमार टोंगिया, तीसरी बात करेक्ट है ना। चौथा, ब्राज़ील रोका, ये भी बात क्या है, करेक्ट है ना। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा सी, तीन बातें सही हैं, एक सिर्फ गलत थी पहली वाली। 96 नंबर है, इस आर्थिक सिद्धांत में तर्क दिया गया था कि यदि सरकार आज करों में कटौती करती है तो पैसा उधार लेती है, लोग उससे अतिरिक्त पैसे बचाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जानते हैं कि ऋण चुकाने के बाद भी करों में वृद्धि होगी। तो निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत की यहाँ पर बात की जा रही है ना। आंसर हो जाएगा 96 का सही आंसर, ये रिकॉर्डियन तुल्यता की बात की जा रही है। रिकॉर्डियन तुल्यता जो होता है ये समष्टि अर्थशास्त्र सिद्धांत को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसके अनुसार राजकोषीय प्रोत्साहन जिन्हें घाटे के वित्त पोषण सार्वजनिक व्यय उसमें वृद्धि कर कटौती के रूप में परिभाषित किया जाता है और निजी उपयोग को लेकर के कारण बनेंगे, जिससे यहाँ पर आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा और राजकोषीय नीति प्रभावशीलता कम हो जाती है। ठीक है, तो याद रखना है ये आंसर होगा। 97 नंबर है, निम्नलिखित में से किस संसदीय पदाधिकारी को यह विशेषाधिकार प्राप्त होता है कि वह जिस भी समिति में नियुक्त किया जाता है उसका स्वतः ही अध्यक्ष बन जाता है। आंसर हो जाएगा 97 का करेक्ट आंसर उपाध्यक्ष, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाती है और जब भी उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है वो लोकसभा उस रिक्ति को भरने के लिए अन्य सदस्य को चुनती है। उपाध्यक्ष होता है अध्यक्ष के पद को कर्तव्य का पालन करता है, तब करता है जब वह पद रिक्त होता है और
वह तब भी अध्यक्ष के रूप में काम करता है जब अध्यक्ष की बैठक की अनुपस्थित होगा। तो दोनों ही मामलों में वह अध्यक्ष की सभी शक्तियों को धारण करता है। इंपॉर्टेंट है, अध्यक्ष के पास प्रमुख विशेष अधिकार होता है। वह यह भी अब जब निश्चित होता है कि किसी संसदीय समिति में सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाना, और वह एक स्वतः ही उसके अध्यक्ष के रूप में बन जाता है। मतलब कहने का कि जैसे ये सब नहीं होंगे, इसमें अनुपस्थित होंगे, है ना, यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है तो उसको लेकर के यहाँ पर अध्यक्ष बनेगा। उपाध्यक्ष की बात की जा रही है। 98 है, प्रतिभूति लेन देन जो भारत के एक प्रकार का वित्तीय लेन देन है, इसके बारे में विचार करना है। ये किस लेन देन पर लगाया जाता है? आंसर हो जाएगा 98 का, ये लगाते हैं इक्विटी डेरिवेटिव्स पर, सिर्फ लगाते हैं। ये किस पर लगाएंगे? इक्विटी डेरिवेटिव्स पर। और किस में लगा सकते हैं? और लगा सकते हैं शेयर में। और किस में? इक्विटी सरकार की प्रतिभूतियों में लगा सकते हैं, म्यूचुअल फंड की इक्विटी में लगा सकते हैं, ठीक है, और बॉन्ड्स में लगा सकते हैं, ऋण पत्र में लगा सकते हैं, लेकिन इन दोनों में नहीं लगाएंगे, ठीक है। केवल 3 आंसर होगा। 99 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के गर्म दल के चरण में संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। गर्म दल ने राजनीतिक संघर्ष एकमात्र साधन के रूप में संवैधानिक तरीकों की खारिज कर दिया था। पहली बात, 99 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड बोले, उन्होंने स्वदेशी और बहिष्कार के माध्यम से जन लामबंदी पर जोर दिया था। सेकेंड बात भी सही है। तीसरा, उन्होंने राजनीतिक साधन के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा का उपयोग का विरोध किया था। तीसरी बात यहाँ से ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर चरमपंथियों ने राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए, ब्रिटिश नियंत्रित शिक्षा के मुक्त होने को लेकर के, स्वदेशी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख साधन के रूप में शिक्षा को बढ़ावा दिया था, ठीक है। तीसरी बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 टू करेक्ट है, 2 बातें। लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर। निम्नलिखित पर विचार करने का कथन 1, कथन 2 बस। मेघालय के खासी हिल्स क्षेत्र में भारत में उच्चतम औसत वार्षिक वर्षा दर्ज की जाती है। सही होगा, पहले इंपॉर्टेंट भी है, सही भी है ना। दूसरा, खासी हिल्स भूमध्य रेखा के करीब स्थित है, जिसमें गर्म नमी युक्त हवा तीव्र संवहनीय स्थान होता है। ये बात गलत है, क्योंकि अत्यधिक वर्षा प्राथमिकरण भूमध्य रेखीय संवहन नहीं होते। इसके बजाय ये पर्वतीय उत्थान या उच्चावच वर्षा होती हैं। ये पहाड़ियाँ एक विशाल खेप के आकार की होती हैं, और जब दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी में नमी से भरी हवाएं पहाड़ियों में टकराती हैं तो वे अचानक से ऊपर उठने और मजबूर हो जाती हैं, जिससे जैसे हवा ऊपर उठती है और रुद्धोष्ण रूप से ठंडी होने लगती है और संघनित होती है और भारी वर्षा करती है। सेकंड गलत है, पहला सही है। आंसर 100 का सी करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप से यहाँ पर विजन एस का टेस्ट नंबर कौन सा है? टेस्ट नंबर 26। टेस्ट 26 फुल लेंथ के हिसाब से मान सकते हो तीसरा टेस्ट है, ठीक है। तो 26 पूरा हुआ, हम लोग स्टार्ट करेंगे जल्दी 27 नंबर टेस्ट, वो भी देखेंगे। और यहाँ से जो मैं टारगेट आपको बता रहा हूँ, टारगेट आपको जरूर फॉलो करना है, ठीक है। एक एक चीज़ आपको फॉलो करनी है उसकी, राइट, क्योंकि देखो पढ़ आप रही हो, है ना, कंटिन्यू पढ़ते जा रहे हो, एक तरह से आपको सिस्टम अगर मिल जाएगा, एक एक चीज़ आपको सीक्वेंस से मिलती जाएंगी तो बहुत अच्छा आपके लिए होगा। और मिल भी रहा है, बहुत लोग कर भी रहे हैं, है ना। टारगेट तो कर सकते हो, एकदम फ्री है, कोई चार्जेस नहीं देना है। कुछ टॉपिक अगर डाउट होता है तो पूछ सकते हो, कुछ टॉपिक नहीं मिलते हैं तो आप टॉपिक भी मेरे से मांग सकते हो, टॉपिक मैं आपको बना करके शेयर करूँगा, ठीक है। तो अच्छे से जुड़ सकते हो और इनको अच्छा कर सकते हो। और PD 365 को जो MCQs है, MCQs कर रहे थे हम लोग, वो MCQs हम लोग कल करेंगे IR का पार्ट 2, है ना। एंड करते हैं इसको, कुछ डाउट रहेगा नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।